हेलो बच्चों, वेलकम टू एडुजेनिथ कॉमर्स। आज हम डाइव करने वाले हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स में। तो चलिए पूरे जोश के साथ शुरू करते हैं। अच्छा, आप सब लोग शॉपिंग तो करते ही होंगे, राइट? कभी फुल पेमेंट करके तो कभी ईएमआई पर कभी सोचा है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क क्या है? आज हम इसी पजल को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, ये जो पूरा का पूरा लीगल डिफरेंस है ना, वो इन दो शब्दों में छुपा है। एक है सेल और दूसरा है हायर परचेस। सुनने में शायद एक जैसे लगे, पर इनमें गुड्स ट्रांसफर होने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है। तो ये हायर परचेस एग्रीमेंट क्या चीज़ है? इसका मतलब है कि आप एक चीज़ को पहले किराए पर लेते हो, यानी हायर करते हो। आप इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करते रहते हो और जब वो आखिरी इंस्टॉलमेंट आप दे देते हो ना, तब जाकर उसके असली मालिक बनते हो। सोचो, इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल क्या है? बाइक ईएमआई पर लेना। जब तक आपकी लास्ट ईएमआई नहीं जाती, वो बाइक टेक्निकली बैंक की ही होती है, आपकी नहीं। तो चलो इस टेबल को डीकोड करते हैं। पहला पॉइंट देखो, ओनरशिप ट्रांसफर। एकदम सिंपल। सेल में जैसे ही आपने पेमेंट की, चीज आपकी हो गई इमीडिएटली। लेकिन हायर परचेज में ओनरशिप आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद ही मिलती है। अब दूसरा पॉइंट, रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेल में रिस्क भी फॉरेन बायर को ट्रांसफर हो जाता है। मान लो आपने फोन खरीदा, दुकान से बाहर निकले और वो गिर के टूट गया, तो रिस्क आपका। पर हायर परचेज में जब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, रिस्क सेलर का ही रहता है। और ये सबसे क्रूशल है, राइट टू रीसेल। सेल में बायर उस चीज को आगे किसी को भी बेच सकता है, लेकिन हायर परचेज में जब तक आप मालिक नहीं बन जाते, आप उसे आगे नहीं बेच सकते। क्लियर है ना डिफरेंस? अच्छा, तो अब तक हमने सेल कैसे होती है ये समझ लिया। लेकिन एक सेल में सिर्फ सेलर तो नहीं होता, बायर भी होता है। तो अब जानते हैं कि एक बायर की, यानी हम खरीदारों की, क्या ड्यूटी होती है। लॉ में सदियों से एक बहुत जरूरी कहावत चली आ रही है, कैविएट एम्प्टर। इसका आसान भाषा में मतलब है खरीदार सावधान। ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट का एक, आप कह सकते हो, एकदम फाउंडेशन है। इसके बिना एक्ट अधूरा है। इमेजिन करो, आप एक सेकेंड हैंड फोन खरीद रहे हो, तो उसकी बैटरी, स्क्रीन, कैमरा सब कुछ ठीक से चेक करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप घर आके देखते हो कि स्पीकर काम नहीं कर रहा, तो आप सेलर को ब्लेम नहीं कर सकते। हाँ, अगर उसने आपसे झूठ बोला हो या कोई वारंटी दी हो तो बात अलग है। यही बात सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के सेक्शन 16 में बिल्कुल साफ साफ लिखी है। तो एक ड्यूटी तो थी गुड्स चेक करने की, लेकिन बायर की सबसे बड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी क्या होती है? ऑफ कोर्स, पेमेंट करना। और अगर बायर अपनी ये ड्यूटी पूरी ना करे, तब क्या होगा? यहाँ एंट्री होती है अनपेड सेलर के कॉन्सेप्ट की। देखो, सेक्शन 45 के हिसाब से एक सेलर को अनपेड सेलर तब माना जाता है जब या तो उसे पूरा प्राइस ना मिला हो, या फिर पेमेंट के लिए दिया गया चेक बाउंस हो गया हो। रिमेंबर, ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये एक लीगल स्टेटस है। और जैसे ही सेलर को ये स्टेटस मिलता है, उसे कुछ स्पेशल पावर्स, यानी कुछ खास राइट्स मिल जाते हैं। एक अनपेड सेलर के पास दो तरह के पावरफुल राइट्स होते हैं। तो सबसे पहले आओ देखते हैं उन राइट्स को जो उसके पास एक्चुअल गुड्स के अगेंस्ट होते हैं। गुड्स के अगेंस्ट उसके पास ये 3 पावरफुल राइट्स हैं: राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट और राइट ऑफ रीसेल। समझो, ये सेलर के 3 सीक्रेट वेपन्स हैं जो वो यूज कर सकता है। अब इन दोनों में स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आराम से समझते हैं। राइट ऑफ लीन का मतलब है कि गुड्स अभी भी सेलर के पास हैं, उसके पोजेशन में है, और वो उन्हें तब तक अपने पास रोक कर रख सकता है जब तक उसे पेमेंट ना मिल जाए। जबकि राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट तब यूज होता है जब गुड्स सेलर के पास से निकल चुके हैं, रास्ते में हैं, और तभी सेलर को पता चलता है कि बायर इंसॉल्वेंट हो गया है, यानी दिवालिया हो गया है। तो वो ट्रांसपोर्ट को रोककर गुड्स वापस मंगवा सकता है। तो सिंपल रूल क्या है? लीन तब जब गुड्स सेलर के पास है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट तब जब गुड्स रास्ते में है। ओके, तो ये तो हो गए राइट्स अगेंस्ट द गुड्स। पर बायर के अगेंस्ट सेलर क्या कर सकता है? चलिए अब दूसरे सेट ऑफ राइट्स पर आते हैं। ये वो लीगल एक्शंस हैं जो सेलर सीधे बायर के ऊपर ले सकता है। तो सेलर के पास ऑप्शंस क्या हैं? नंबर 1, वो सीधा कोर्ट जाकर बोल सकता है, सूट फॉर प्राइस, मेरे पैसे दिलाओ। नंबर 2, एक्शन फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, अगर बायर ने गुड्स लेने से ही मना कर दिया जिससे सेलर को नुकसान हुआ। नंबर 3, सूट फॉर रिप्यूडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर बायर कॉन्ट्रैक्ट से ही मुकर जाए, यानी पूरी डील ही कैंसिल कर दे। और आखिर में, अगर पेमेंट लेट हो तो उस पर ब्याज यानी इंटरेस्ट वसूलने के लिए सूट फॉर रिकवरी ऑफ इंटरेस्ट भी फाइल किया जा सकता है। तो हमने 1930 के एक्ट के कॉन्सेप्ट्स तो समझ लिए, लेकिन एक सवाल है जो सोचना बहुत जरूरी है।
आज के ई-कॉमर्स, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, यूपीआई और डिजिटल पेमेंट्स के ज़माने में क्या ये 90 साल पुराने लॉज आज के ऑनलाइन सेलर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी हैं? सोचिए इसके बारे में। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करें।